हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट मैथ। जी हाँ फ्रेंड्स, और आज हम इकाई 6 डिस्कस कर रहे हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इस इकाई का नाम है भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ, लघुत्तम समापवर्ती तथा महत्तम समापवर्ती की अवधारणा। ठीक है, ये आपका लेसन 6 है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसके पहले हमने लेसन 5 पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोज नहीं देखा है तो आपको लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, आप वहां से जाकर देख सकते हो। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्र को शेयर कर दीजिए। अब हम जानते हैं कि आपको इस चैप्टर से क्या क्या जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले तो भाज्य तथा अभाज्य संख्याओं का अर्थ पता चलेगा। अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से होता है इसके बारे में पता चलेगा। उसके बाद समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक की अवधारणा। ठीक है, उसके बाद समापवर्त तथा लघुत्तम समापवर्त की अवधारणा, मौसा तथा लौसा में संबंध। ये 4 टॉपिक इस चैप्टर के माध्यम से आप सभी को जानकारी प्राप्त होगी। तो चलिए फ्रेंड शुरू करते हैं। जैसे कि आप सभी को पहले ही पता है कि प्राकृतिक संख्या गुणनखंड अपवर्तक क्या है। अपवर्त्य के बारे में हमने कल डिस्कस भी किया था। ठीक है, अपवर्तक और अपवर्त्य संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में जानना चाहेंगे, जैसे कि कुछ महत्वपूर्ण बातें कि भाज्य एवं अभाज्य संख्याएं क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, भाज्य और अभाज्य। तो प्रशिक्षुगण निम्नलिखित दी गई सारणी की संख्या को देखकर विचार करें। भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है। ठीक है, जिसको आप सभी को पहले से ही जानकारी होगी, जिसके बारे में, जैसे कि 1 का अपवर्तक क्या होता है 1, 2 का अपवर्तक 1 2, 3 का अपवर्तक 1 3, 4 का अपवर्तक 1 2 4, 9 का अपवर्तक 1 3 9, 11 का 1 और 11, 13 का 1 और 13 और 18 का 1 2 3 6 9 8। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपका हो गया भाज्य और अभाज्य यानी अपवर्तक क्या। अब देखिए आपको इससे जानकारी किस तरीके से प्राप्त हो सकती है। अगर मैं अभी आप सभी को बताऊं कि अभाज्य, यहाँ आपको अभाज्य और भाज्य कौन कौन से नंबर है आप बता सकते हो। जैसे कि सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो क्या है 2 है। ठीक है, उसके बाद जो आपका है वो 3 है ना। उसके बाद आप सभी को पता है कि वो 1 से और स्वयं से अपने आप कटता है, वही नंबर होता है। ठीक है, उसके बाद 11 है। ठीक है, उसके बाद आपका 13 है। तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ हमने अपवर्तक निकाला, आप सभी को कुछ दिमाग में आया होगा कि यहाँ 2 का अपवर्तक कितने अपवर्तक हैं। यहाँ 2 अपवर्तक है। यहाँ अगर हम बात करें 3 की, तो 3 का जो अपवर्तक है वो भी कितना है 2 ही अपवर्तक है। अगर हम बात करें 11 की, तो जो 11 के अपवर्तक है इसमें भी 2 ही अपवर्तक है। 13 की अगर बात करें तो इसमें भी 2 ही अपवर्तक है। तो आपको इससे क्या समझ में आ रहा है, इससे आपको यही समझ लेना चाहिए कि जितने भी किसी संख्या के 2 अपवर्तक आते हैं तो वो आपके अभाज्य होते हैं, और अगर 2 से अधिक आते हैं तो फिर वो भाज्य होते हैं। ठीक है, तो ये आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ लेना चाहिए। ठीक है, आपको अगर भाज्य और अभाज्य ज्ञात करना है तो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हो, अपवर्तक के थ्रू यानी डिवीजन के थ्रू। अब देखिए नीचे क्या लिखा है कि उपरोक्त सारणी में निष्कर्ष निकालिए। अब देखिए ऐसी कौन सी संख्या है जिसका अपवर्तक केवल 1 है, यानी ऐसी कौन सी संख्या है जिसका अपवर्तक केवल 1 संख्या है, तो वो है आपका 1। आप अगर इस चित्र में देखेंगे तो जितने भी अंक संख्या है उसमें 1 हर एक में अपवर्तक है। पहले प्रश्न हुआ। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि किन संख्याओं के 2 अपवर्तक हैं। तो किन संख्याओं के 2 अपवर्तक है, आपका 13 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, यानी 2 3 11। ठीक है, 13। ये
अभी हम बात करें आपका, जैसे 14 नहीं होता है, 15 में नहीं होता है, 17 हो गया, 19 हो गया, ठीक है, 23 हो गया, आपका 29 हो गया। ये अगर आप इसका अपवर्तक निकालेंगे तो हमेशा 2 ही रहेगा, आप निकाल के खुद ही देख लीजिए। अब देखिए किन संख्याओं के अपवर्तक 2 से अधिक है, तो आपका 4 हो गया, ठीक है। और फ्रेंड्स 5 भी होता है, ठीक है, आपका 5 भी होता है अभाज्य, तो इसमें साड़ी में नहीं दिया है तो हम 5 की तो अभी बात ही नहीं करेंगे। 4 हो जाता है, क्योंकि कह रहे हैं किन संख्याओं का अपवर्तक 2 से अधिक है। 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 21। तो आप देख सकते हो कि यहाँ जो पूछा है वो बहुत ही आसानी के साथ आपको साड़ी के थ्रू समझ में आ गया होगा कि अभाज्य और भाज्य में क्या डिफरेंट है। अब यहाँ इसका निष्कर्ष नीचे लिखा है, आंसर भी दे दिया गया है। देखिए फ्रेंड, पहला जो आंसर पूछा था इसने कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका अपवर्तक केवल 1 है, तो यहाँ आंसर दिया है कि प्राकृतिक संख्या 1 का केवल एकमात्र अपवर्तक स्वयं 1 ही है। यानी जितने भी प्राकृतिक संख्या है उनका जो अपवर्तक होता है वो 1 हमेशा होता है, कोई भी संख्या या अंक हो। 2, 3, 11 और 13 के केवल 2 भिन्न भिन्न अपवर्तक है, 1 तथा वह संख्या। 4, 9 और 18 के 2 से अधिक भिन्न अपवर्तक है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, अब देखिए यहाँ इंफॉर्मेशन मतलब कि नोट्स भी दिया है कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 भिन्न अपवर्तक या फिर 1 तथा स्वयं दिखता है, जैसे 11 का हमने देखा था 1 और 11, 2 का देखा था तो 2 बराबर 1 और 2, 3 के देखे थे तो 1 और 3, यानी 1 और जो नंबर होता है वही स्वयं होता है। तो यही कह रहा है कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 भिन्न अपवर्तक यानी 1 तथा स्वयं वह संख्या होते हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। और वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक भिन्न अपवर्तक होते हैं वो भाज्य संख्याएं कहलाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अभाज्य संख्याएं किसे कहते हैं, तो अगर आप इस तरीके से लिखते हो कि वे संख्याएं जिनके केवल 2 भिन्न अपवर्तक यानी 1 और स्वयं वह संख्या होता है उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक भिन्न अपवर्तक होते हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जो 1 है न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है, ठीक है। और सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या है वो 2 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट्स थे जो आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। अब प्रशिक्षु को निर्देशित कीजिए कि 50 तक की भाज्य तथा अभाज्य संख्याएं लिखिए तथा निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो फ्रेंड्स, आप बहुत ही आसानी के साथ अपवर्तक निकाल सकते हो, जैसे कि अपवर्तक 1 के उसमें कौन 1 और 2, तो ये क्या है आपका, ना ही भाज्य है ना ही अभाज्य है। 2 की बात करें तो ये अभाज्य है, 3 की बात करें तो ये भी अभाज्य है, 4 भाज्य है, 5 अभाज्य है, 6 भाज्य है, 7 जो है ये आपका अभाज्य है, ठीक है, 8 जो है वो भाज्य है, 9 भाज्य है, 10 भाज्य है, 11 अभाज्य है, 12 जो है वो भाज्य है, 13 जो है वो अभाज्य है, 14 भाज्य है, 15 भाज्य है, 16 भी भाज्य है, 17 भाज्य है। तो फ्रेंड्स, आप इसको आसानी के साथ कर सकते हो। अब देखिए पूछ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो है 2। उसके बाद आता है कि सम यानी अभाज्य संख्या कौन सी है, यानी सम, एक तो विषम होता है और दूसरा सम। तो आप सभी को पता है कि सम अभाज्य संख्या कौन सी है, अभाज्य संख्या कौन सी है, तो वो भी 2 ही होगा, ठीक है। तो तीसरा आपका प्रश्न है कि विषम अभाज्य संख्या कौन सी है, तो आप सभी को पता है विषम जो नंबर है वो 3 होता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ आपका जो अभाज्य हो जाएगा वो भी 3 ही हो जाएगा, ठीक। अगला आपका प्रश्न है कि सभी भाज्य संख्याएं लिखिए, तो आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सभी क्या है, भाज्य संख्याएं हैं।
अगला है कि अभाज्य संख्या लिखिए, यानी संख्या युग्म। जैसे कि अगर आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या होगा, तो 6 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर आप 4 और 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। 11 और 13 का मल्टीप्लाई करते हैं आप तो आपको 143 प्राप्त होगा। तो इस तरीके के हम जो रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, तो इसे हम संख्या युग्म बोलते हैं। जैसे कि अगर आप इसको निकालते हैं, ठीक है, जैसे कि संख्या है, ठीक, तो संख्या और अपवर्तक, 2 का अपवर्तक क्या होता है, तो 1 2 होता है, 3 का 1 3। और आप सभी को पता है अगर 2 से मतलब 2 रहता है तो वो अभाज्य होता है। बट देखते हैं कि अभाज्य क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। संख्या जैसे अपवर्तक 4, ठीक है, 9, तो 4 जो होता है 1 2 4 होता है। 9 का अपवर्तक 1 3 9 होता है। उसी प्रकार 11 का 11 हो जाएगा, 13 का 1 और 13 हो जाएगा, 9 का 1 3 9 हो जाएगा, 25 का 1 5 आपका 25 हो जाएगा। उपरोक्त सारणी को दिखाकर प्रशिक्षु से पूछे कि कौन सा अपवर्तक 2 और 3 दोनों में विद्यमान है, यानी ऐसा कौन सा अपवर्तक है जो 2 और 3 दोनों में विद्यमान है। तो यानी 1 जो है वो आपका 2 में भी है और 3 में भी है। 9 और 25 के उभयनिष्ठ अपवर्तक बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, 9 और 25 के उभयनिष्ठ अपवर्तक, तो ये आपका 9 और 25 है, ठीक है, यहाँ 9 और 25। तो इसमें क्या कह रहा है कि 9 और 25 का उभयनिष्ठ, तो आपका जो हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होता है, तो फिर 1 हो जाएगा। फिर तीसरा जो पूछ रहा है कि वो चारों संख्या युग्म में उभयनिष्ठ अपवर्तक बताइए, तो आप देख सकते हो सब में 1 ही है, ठीक है। तो इन सारणियों को देखकर स्पष्ट है कि इन संख्याओं युग्मों में उभयनिष्ठ अपवर्तक केवल 1 है और ऐसे 2 संख्याएं अभाज्य कहलाती है। अतः 2 संख्याएं अभाज्य कहलाती है यदि उनमें 1 के अतिरिक्त कोई अन्य अतिरिक्त उभयनिष्ठ अपवर्तक न हो तो, ठीक है। तो ये आपका होता है। अब देखिए अभाज्य गुणनखंड, तो 84 का अभाज्य गुणनखंड किस तरीके से करते हैं, ठीक है, जैसे 12 × 7। तो आप सभी को मालूम है कि सबसे पहले तो इसका जो अगर हम 84 का निकालेंगे तो यहाँ लगा ही है, जैसे कि 84, ठीक है, 84 हो गया। तो आप सभी को पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। तो अगर हम 2 का करेंगे तो आपका होगा 2 चौको 8, 2 दूनी के 4, फिर 2 दूनी के 4, 2 एकम 2, फिर 2 से नहीं कटेगा, फिर 3 से कटेगा, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पे 7 से उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आंसर चला आएगा, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ नियम लागू हुआ है। और उसके बाद कह रहा है कि प्रथम गुणनफल में भाज्य और अभाज्य संख्याएं बताइए, यानी इसमें और इसमें भाज्य कौन सा है और भाज्य कौन सा है। तो फ्रेंड जो 12 है वो भाज्य है और 7 जो है वो अभाज्य है। उसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पे 4 क्या है, भाज्य है, 3 अभाज्य है, 7 अभाज्य है, 2 आपका अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 7 अभाज्य है। तो ये आपका 84 का अभाज्य गुणनखंड सही होता है, ठीक है। द्वितीय गुणनखंड में कितने गुणनखंड है, इनमें भाज्य और भाज्य संख्याएं बताइए। तो यही जस्ट हमने डिस्कस किया, ठीक है। यहाँ पूछ रहा है कि द्वितीय गुणनफल में कितने गुणनखंड है, इनमें भाज्य व अभाज्य संख्याएं बताइए। तो आप देख सकते हो जो 4 है ये भाज्य है, 3 अभाज्य है, 7 अभाज्य है। लेकिन जो इसमें आपका 84 है, तीसरे गुणनफल में भाज्य और अभाज्य संख्याएं बताइए। तो जो आपका 2, ठीक है, 2 3 7 ये क्या है, जितने भी अंक है वो क्या है, अभाज्य संख्या है। तो प्रशिक्षु ने देखा कि 84 12 × 7 में 7 अभाज्य और 12 भाज्य है। प्रशिक्षु ने देखा 84 में 4 × 3 × 7 में क्या है, तो 4 भाज्य है, 3 और 7 अभाज्य है। उसी प्रकार 84 में 2 2 3 7 ये चारों जो गुणनखंड है ये चारों क्या है, अभाज्य है। तो ऐसे गुणनखंड को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं, यानी अभाज्य नंबर से गुणनखंड करना वो अभाज्य गुणन कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए अगला है कि यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंड अभाज्य संख्याएं हो तो वो अभाज्य गुणन कहलाते हैं। अब महत्तम समापवर्तक क्या होता है इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रशिक्षु ने शिक्षक से प्रश्न पूछे कि एक बोरे में 18 किलोग्राम बासमती चावल तथा दूसरे बोरे में 12 किलोग्राम सोनाचूर चावल है। दोनों प्रकार के चावलों के समान आकार के थैलों में इस प्रकार अलग अलग भरा जाना है कि थैला चावल में पूरे भरे जा सके तथा
थैलों की संख्या कम से कम हो, अतः इन छोटे थैलों में कितने किग्रा चावल भरा जा सकता है। तो छोटे से छोटे तो आप सभी समझ गए होंगे कि छोटा से छोटा बोला तो इसका लॉस आप सभी को निकाल देना है। ठीक है, प्रशिक्षु ने भिन्न उत्तर प्राप्त होंगे, जैसे कि थैलों की नाप इस प्रकार होंगी, उसमें 1 किग्रा चावल, 2 किग्रा चावल, 3 किग्रा चावल। ठीक है, अब शिक्षक प्रशिक्षुओं के साथ विचार विमर्श करता है और 1 किग्रा चावल रखने वाले थैलों की संख्या 30 होगी, 2 किग्रा चावल 15 होगी, 3 किग्रा 10 होगी, 6 किग्रा वाला का 5 होगी। तो शिक्षक समझाए कि अधिक से अधिक द्रव्यमान 6 किग्रा है, जिसके लिए समान आकार के कम से कम 5 थैलों की आवश्यकता होती है। यहाँ 3 थैलों की बासमती चावल यानी सिंपल, यहाँ ये कि महत्तम समापवर्तक में आप सभी को यही याद रखना है कि महत्तम बोले तो बड़ी से बड़ी होता है और अगर लघुत्तम बोले तो छोटी से छोटी होता है। ठीक है, इसको हम लोग छोड़ते हैं और फिर यही कि संख्या 42 का अपवर्तक क्या है, 66 का अपवर्तक क्या है, 78 का। तो तीनों संख्याओं में समापवर्तक कौन कौन से हैं, यानी आप सभी को बताना है कि इनमें, जैसे कि हमने कल डिस्कस भी किया था, तो इन तीनों में से आप सभी को सबसे पहला तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर ठीक है, फिर 7 नहीं होगा, फिर आपका 14 भी नहीं होगा, फिर 21 भी नहीं होगा, 42 भी नहीं होगा, फिर आपका यहाँ पे हाँ, तो आपका जो होगा यहाँ समापवर्तक होगा 1 2 3 6। ठीक, तो ये क्या है, समापवर्तक है। इन समापवर्तकों में से सबसे छोटा समापवर्तक कौन सा है, तो 1 है। इन समापवर्तकों में से सबसे बड़ा समापवर्तक कौन है, तो 6 है। तो ये आप सभी को बहुत ही आसानी से बता सकते हो कि सभी प्रशिक्षकों के द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि सबसे बड़ा समापवर्तक 6 है और यही तीनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगा और 6 ही वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर सकती है, यानी 42, 66 और 78 को पूर्णतः वो विभाजित कर सकती है। ठीक है, महत्तम समापवर्तक को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF और ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। महत्तम सर्व विभाजक के रूप में इसे हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर HCD या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी, जिसे GCD भी कहते हैं। अब गुणनखंड विधि के द्वारा हम जानते हैं कि गुणनखंड विधि द्वारा कैसे करते हैं। तो गुणनखंड विधि में सिंपल आप सभी को कुछ नहीं करना, जैसे कि 48 और 64 और 72 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो उसमें सबसे पहले तो हम गुणनखंड कर देते हैं और उसके बाद हम कॉमन देखते हैं। ठीक है, जोड़े बनाते हैं, 2 का जोड़ा बनता है, 2 का यहाँ जोड़ा, ठीक है, फिर 2 का यहाँ, फिर 2 का यहाँ, फिर 2 का यहाँ, फिर यहाँ 2 का। तो आप यहाँ देख सकते हो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो कितना जोड़ा कॉमन बन रहा है, तो वो आपका बन रहा है यहाँ पे। अगर हम देखें तो उपरोक्त सभी संख्याओं में अगर हम देखें तो 2 का यहाँ जोड़ा बना है, 2 का यहाँ, 2 का, तो हम 3 लिख देंगे और कोई जो संख्या है 3 यहाँ है बट 3 इसमें नहीं है। तो आप सभी का क्या करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे और मल्टीप्लाई कर देते हैं। और सबसे आसान जो होता है वो होता है भाग विधि द्वारा। अब भाग विधि द्वारा बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। 48 हो गया और 64 हो गया और 72 हो गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि कौन सी ऐसी संख्या है जो ये इन सबको एक ही संख्या 48, 64 और 72 को विभाजित कर सकती है। तो वैसी जो संख्या होगी वो आपका 8 होगा। ठीक है, 48, 64 और 72। ठीक है, तो आपका 8 से ये कितनी बार में जाएगा, आपका जाएगा यहाँ पे ये 6 बार में। ठीक है, 8 बार में और ये 9 बार में, बट अब ये नहीं कटेगा तो ये आपका 8 सिंपल ये आसानी से निकल जाता है। उसी प्रकार भाग विधि से महत्तम समापवर्तक तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो और ऐसे भी करके निकाल सकते हो, ये भी आपका भाग विधि ही द्वारा होता है। 12 और 16 का महत्तम समापवर्तक कैसे निकलेगा, तो सिंपल आप 12 लिखिए और 16 लिखिए। अब देखिए कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 12 को और 16 को पूर्णतः विभाजित कर सकती है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करें जैसे कि 4 को देखें। ठीक है, क्योंकि बड़ी से बड़ी देखना है, छोटी से छोटी 2 से भी कट जाएगा, लेकिन बड़ी से 8 देखेंगे तो नहीं कटेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये 3 बार में जाएगा और ये 4 बार में जाएगा। अब 3 4 से किसी से नहीं कटेगा तो ये आपका 4 क्या हो गया, आपका मौशा हो गया भाग विधि द्वारा। ध्यान दें, यानी 2 से अधिक संख्याएं होने पर किन्हीं 2 के मौसा के साथ तीसरे संख्या का मौसा ज्ञात करते हैं और यही क्रिया अगली संख्याओं के साथ भी करते हैं। मतलब भाग विधि द्वारा अगर हम इसको समझाएं, 12 और 16 का निकालना है तो 12, ठीक है, 12 और 16, तो हम 16 में जैसे कि आपका ये 12 हो जाएगा। ठीक है, ये 12 और ये 12 एकम 12, ठीक है,
16 में से 12 जाएगा तो फिर आपका हो जाएगा 4। फिर हम 4 का भाग इसमें देते हैं 12 में, 12 से ये कटेगा, फिर आपका ये कट जाएगा 3 बार में, यानी शेषफल कुछ नहीं आया। इसलिए अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाता है जिस अंक से तो वही आपका मौसा हो जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए लघुत्तम समापवर्तक, तो सेम वही प्रोसेस होता है। अब इसमें हम बताएंगे तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। देखिए कुछ यहाँ महत्वपूर्ण पॉइंट्स एक बार देख लेते हैं कि संख्याओं के समान अपवर्त्यों को उनका समापवर्त्य कहा जाता है। संख्याओं के समापवर्त्यों में से सबसे छोटा समापवर्त्य ही उनका लघुत्तम समापवर्त्य है, क्योंकि छोटी से छोटी। ठीक है, अब देखिए अभाज्य गुणनखंडों द्वारा लसा, इसमें भी अभाज्य यानी नंबरों से गुणनखंड किया जाता है। 16 का अभाज्य, 32 का, 40 का लसा आप आसानी से निकाल सकते हो, भाग विधि से भी। ठीक है, छोटे से छोटी, जैसे कि यहाँ अगर एक से 2 बता देती हूँ, 28 और 35 और 56 का आप देख सकते हो कि अभाज्य गुणनखंड यानी 2 आपका अभाज्य है। ठीक है, 2, 3 भी आता है लेकिन 3 से नहीं कटेगा तो हम 5 से काटेंगे, 7 से काटेंगे। तो इस तरीके से अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लसा ज्ञात किया जाता है। उसके बाद 2 संख्याओं के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक में संबंध। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके सामने प्रथम संख्या द्वितीय संख्या दिया है। ठीक है, तो 6 और 8 का मौसा क्या होगा और लसा क्या होगा। तो देखिए मौसा अगर आपको 6 और 8 का निकालना है, 6 और 8। ठीक है, तो 6 और 8 का अगर आप मौसा निकालते हैं तो हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 6 को भी काट दे और 8 को भी काट दे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि जो 6 और 8 है। ठीक है, अगर देखिए 6 और 8 का आपको लसा निकालना है। ठीक है, तो अगर आप लसा निकालेंगे तो सबसे पहले छोटी संख्या आप लेंगे, तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 6 आ जाएगा। ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो 8 आ जाएगा। उसी प्रकार 2 का फिर से हम लेंगे, 3 नहीं कटेगा, हम वैसे ही लिख देते हैं, 2 दूनी के 4, फिर 2 से ये कटेगा, फिर आप 3 नहीं कटेगा, फिर 1, फिर ये 3 से कट जाएगा, 1 1, और फिर आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 12 हो जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 24, इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। अगर बात करें यही मौसा अगर आपको निकालना है 6 और 8 का, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे ये कि 6 और 8 को ऐसी कौन सी संख्या है जो पूर्णतः विभाजित कर सकती है। ठीक है, तो अगर हम इसको देखें कि अगर हम 4 देखते हैं तो 4 से नहीं कटेगा। ठीक है, बड़े से बड़ी संख्या लेना होता है। 8 से तो 8 कट जाएगा लेकिन 6 नहीं कटेगा, 6 से 6 कटेगा लेकिन 8 नहीं कटेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं 3 की, तो 3 से तो 6 कट जाएगा लेकिन 8 नहीं कटेगा। 2 की अगर बात करें तो 2 से आपका 6 भी कट जाएगा और 8 भी कट जाएगा। 2 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 2 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। ठीक है, अब हम देखेंगे कि क्या 3 और 4 को ऐसी कोई संख्या है जो पूर्णतः विभाजित कर सकती है। तो 2 से 4 हो जाएगा लेकिन 3 नहीं होगा, 3 से 3 होगा लेकिन 4 नहीं होगा, 2 से, अब देखिए अभी किसी से नहीं कटेगा तो फिर आपका जो मौसा आ जाएगा वो 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, और देखिए कि यही आपके एग्जाम में यानी आप पूछता है कि 2 संख्याओं यानी दो संख्याओं का गुणनफल इतना है तो इसकी अगर लसा इतना है तो पहली संख्या क्या है। तो इस तरीके के सवाल आते हैं। तो इसमें सूत्र यही होता है, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा, या आप ऐसे भी कर सकते हो लसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। तो यही आप देख सकते हो कि आपका जो 6 और 8 का जो अगर हम मौसा निकालें तो 2 आएगा, अगर लसा निकालेंगे तो 24 आ जाएगा, और मौसा गुणे लसा करेंगे तो आपका 48 आ जाएगा। उसी प्रकार प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या, यानी प्रथम संख्या आपका 6 है, दूसरी संख्या 8 है, तो इसका जो आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी 48 आ जाता है। तो इस तरीके से इसको मतलब कि सॉल्व किया जाता है और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए 30 और 36 है। ठीक है, 30 और 36 है, तो 30 और 36 का अगर आप मौसा निकालेंगे, 30
और 36। ठीक है, तो हम सबसे पहले तो ये देखेंगे ऐसे कौन सी संख्या है जो 30 को भी काट दे और 36 को भी काटे और बड़ी से बड़ी होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ 5 देखें तो 5 30 को काट सकती है लेकिन 36 को नहीं। लेकिन अगर हम 6 लेते हैं तो 6 जो है ये 30 को काट देगी और 36 को भी काट देगी, लेकिन 5 और 6 नहीं कटेगा, तो ये आपका 6 मौसा हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम बात करें 30 और 36 का एलसीएम निकालना है तो सिंपल आप बहुत ही आसानी के साथ निकाल सकते हैं। सबसे छोटी संख्या हम 2 लेंगे, 2 से ये कटेगा आपका 15 बार में। उसके बाद जाएगा ये 2 एकम 2 और 2 अठे 16। ठीक है, उसके बाद फिर 2 से हम काटेंगे, फिर ये 15 नहीं कटेगा, हम वैसे ही लिख देंगे 2 9 18। फिर हम 3 लेंगे, 3 से ये कटेगा, 3 5 15 और 3 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आ जाएगा। फिर हम 3 लिखेंगे और उसके बाद आपका 5 फिर 1 फिर हम एक 5 लेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका यहाँ पे 180 आंसर आ जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप 180 का 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080 आएगा। अगर आप 30 और 36 का मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 1080 आएगा। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व करने का नियम होता है। अब उपयुक्त सारणी को देखने से निष्कर्ष निकलता है कि दो संख्याओं के मौसा और लसा का गुणनफल उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात आपका जो सूत्र होता है मौसा गुणे लसा बराबर प्रथम संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। अब देखिए कुछ मूल्यांकन। तो देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से मूल्यांकन शुरू हो गया जो कि आप सभी को सॉल्व करना है। ठीक है, कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। तो आप सभी को अगर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी अभाज्य संख्या बताइए। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आप सभी को बता दूं कि जैसे कि 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वो है 99। अगर छोटी से छोटी बात करें तो वो होता है 10। तो बड़ी से बड़ी तो 99 है, छोटी से छोटी 2 अंकों की 10। बट यहाँ ये पूछ रहा है कि अभाज्य संख्याएं, यानी आपका 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है। आपको अगर पता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हो। फिलहाल जो यहाँ आंसर होगा वो होगा 97। अभाज्य संख्या उसे जो कि एक और अपने आप से कटता है और किसी प्राकृतिक संख्या से नहीं कटता है, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी अभाज्य संख्या जिसके अपूर्णांक केवल 2 होते हैं उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी का आंसर 97 हो जाएगा। उसी प्रकार अगला आपका प्रश्न है कि 17 और 28 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो बहुत ही आसानी के साथ आप 17 और 28 का 2 से फिर 3 से यानी अभाज्य नंबरों से इसका गुणनखंड करना है। अगला है आपका कि 625, ठीक है, 31 25 15 62 25 का मौसा गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड विधि द्वारा सबसे पहले तो आप 625 का निकालेंगे। ठीक है, 625 का निकालेंगे, फिर 31 25 का निकालेंगे, फिर आपको क्या करना है 15 और 62 और 5 का निकाल देना है। तो आसानी के साथ इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगला जो है ये वाला मैं आप सभी को सवाल समझा देती हूँ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जिससे 49 59 109 में भाग देने पे क्रमशः 1 3 और 5 शेष रहता है। ये जो सवाल है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको मैं बता देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि जो आपका सवाल है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कह रहा है कि जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, यानी वह संख्या कौन सा है। अगर हम 49 में भाग देते हैं तो आपको शेषफल 1 बच जाता है। 59 में भाग देते हैं तो शेषफल 3 बच जाता है। 109 में भाग देते हैं तो फिर आपको यहाँ पे 50 आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे वो अंक कौन सा है फ्रेंड्स, आप सभी बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, बताइए फ्रेंड्स। तो देखिए, अगर मैं इसको बताऊं तो सबसे पहले तो 49 59 109 शेष बचे। तो बड़ी से बड़ी जब पूछता है तो हम 49 में से जब 1 को घटाएंगे तो आपको 48 प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद आपका है 59। तो 59 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो आपको जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा यहाँ पे 56। ठीक है, अगर हम यही बात करें कि आपका जो है 109, ठीक है, 109 है, अगर हम उसमें से 5 को घटा देते हैं तो 104 आ जाता है।
ठीक है, तो अब देखिए आपको ये प्राप्त हो गया कि हमें यानी कौन कौन से अंक हमें प्राप्त हुए। तो सबसे पहले तो हमें 48 प्राप्त हुआ, उसके बाद आपका 56, उसके बाद 104 ये प्राप्त हुआ था। अब हम क्या करेंगे, इसका मौसा निकाल लेंगे। अब हम ये देखते हैं कि ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या कौन है जो 48 को डिवाइड कर सकती है, 56 को और 104 को। तो ऐसी कौन सी संख्या है, तो अगर हम बड़ी से बड़ी संख्या देखें तो 8 जो है वो 48 को भी डिवाइड कर सकती है, 56 को डिवाइड कर सकती है और 104 को भी डिवाइड कर सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए जो आपका 8 से जाएगा ये कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। 56 कितनी बार में जाएगा, 7 बार में। 104 13 बार में। ठीक है, 13 8 104 होता है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे 6, 7 और 13 में कोई ऐसी संख्या है जो तीनों को 4 से विभाजित कर दे, तो कोई नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका मौसा हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब हमारा मौसा तो 8 आ गया, बट हम यहाँ ये देखेंगे कि क्या हमारा जो क्वेश्चन है क्या इसको घटाने पर 1 और 3 या सॉरी भाग देने पे 1 और 3 5 आता है या फिर नहीं। तो अगर हम 49 में अगर हम 8 का भाग देते हैं तो 8 का अगर हम भाग देंगे तो ये 6 बार में जाएगा 48 और 49 में से 48 को घटाएंगे तो एक शेषफल आ जाता है। उसी प्रकार अगर हम बात करें यहाँ पे आपका जो है एक मिनट, यहाँ पे जो है आपका 59, ठीक है 59 है। तो अगर हम 59 का अगर हम 8 से भाग देते हैं तो ये कितनी बार में जाएगा, 56 यानी 7 बार में जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसको घटाएंगे तो फिर 9 में से 6 जाएगा 3, 5 से 5 कट जाएगा तो इसका भी 3 शेषफल आ गया। चलिए मान लेते हैं सही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर 104 की, ठीक है, यानी 109 की। तो 109 है आपका यहाँ 109। हमें मालूम है कि अगर हम 8 का मल्टीप्लाई यानी 8 का मल्टीप्लाई 13 में करेंगे तो हमें 104 प्राप्त होगा और 9 में से 4 जाएगा तो आपको प्राप्त होगा 5, 10 से 10 कट जाएगा। और हम यहाँ देखते हैं जो हमारा 8 मौसा यानी आया है 8 वह बड़ी से यानी वह संख्या है। अगर हम 49, 59, 109 में भाग देते हैं तो क्रमशः शेष 1 बचता है, 3 बचता है और 5 बचता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। और अगला जो आपका प्रश्न है कि 16, 44, 64 का लसागु ज्ञात कीजिए, तो ये भी आप बहुत ही आसानी के साथ लगा सकते हो। ठीक है, इसमें अगर बताऊंगी तो फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। उसी प्रकार वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 20, 25, 30 और 40 पूर्णतः विभाज्य हो जाए, तो इसका भी आपको वह छोटी से छोटी संख्या बताना है, यानी आपको इसका लौसा निकाल देना है ताकि वह पूर्णतः विभाजित हो जाए। ठीक है, उसके बाद वह छोटी से छोटी संख्या बताइए 75, इसका भी कि प्रत्येक भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो इसको भी क्या करना है कि जैसे कि वो नियम था, इसमें हम क्या करेंगे 75, 80, 135 का सबसे पहले तो लौसा निकालेंगे। उसके बाद का जो नियम होता है उसमें हम 3 जोड़ेंगे और हम भाग देंगे जो भी आपका आया होगा, तो आपका उस दशा में 3 शेष बच जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला है कि दो संख्याओं में मौसा 16 तथा गुणनफल 6400 है, तो उसका लौसा याद कीजिए। तो आप सभी को सूत्र जिसे पता है, लौसा गुणे मौसा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। ठीक है, तो लौसा आपका कितना है, मौसा नहीं मालूम है तो हम मौसा यहाँ वैसे ही लिख देंगे, ये बता देती हूँ, या फिर वैसे भी आप बहुत ही आसानी के साथ लगा लेंगे, मौसा हो जाएगा। ठीक है, और आपका 16 है, लौसा नहीं मालूम है, उस दोनों गुणनफल 6400 है। ठीक है, तो लौसा नहीं मालूम है तो हम लौसा बराबर लिखेंगे 6400 और बटे में आपका 16 आएगा। 16 को हम काटेंगे तो 4 बार में जाएगा और 400 इसका लौसा आ जाएगा। फ्रेंड्स, तो ये आपका चैप्टर था जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था और बहुत ही बेसिक है, आप इसको आसानी के साथ कर सकते हो। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर बहुत ही आसानी के साथ समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।